हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। और एक बहुत लंबे समय बाद बल्कि आप लोगों का स्वागत हो रहा है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो केवीएस का अभी एग्ज़ाम होने ही जा रहा है मल्टीपल पोस्ट के लिए, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो मैं लेकर आया हूँ मैथ्स के सॉल्यूशन, वो भी केवीएस पीआरटी के ही है, प्रीवियस ईयर 2018 के। इससे पहले आप लोगों को अच्छे से पता है 2018 में ही केवीएस पीआरटी हुआ था और वहाँ पर भी 20 क्वेश्चन मैथ्स के थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम वन वन करके सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से आपको सॉल्यूशंस को समझना है। बिल्कुल बेस्ट अप्रोच हमेशा की तरह आपको मिल रही होगी। 111 से लेके 130 तक नंबरिंग थी क्वेश्चंस की, जो पेपर मैंने उठाया है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों को मर्ज करके एक अलग से पीडीएफ बनाई है। सेम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशंस बड़े ध्यान से आपको समझना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अब यहाँ इंग्लिश हिंदी आप दोनों में बेशक पढ़ लो, लेकिन समझ में देखो आ रहा है कि जो x है एक नंबर, उसके 50% का 20% ये बराबर है y, यानी अगले नंबर के 25 के 50% का दुगना। अब आप चाहो तो इसी बात को अलग से भी लिख सकते हो, वरना मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। का मतलब या फिर ऑफ का मतलब होता है देखो मल्टीप्लाई। आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाते चलो। यहाँ इक्वल्स टू का साइन ले लेते हैं और इसका डबल है तो इधर डबल भी कर लो। अब देखो 2% इधर है, 2% उधर है, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। 50 से 50 भी कटा, 2 से ये नंबर 10 बारी कटा, और 5 से आप काटोगे इसको 2 और इस 25 को 5 बारी। तो आपको मिलेगा यहाँ से क्या कि 2x इक्वल्स टू है 5y के। अगले ही स्टेप में आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि 5:2 यानी कि 5/2 बनेगी। अब इसने पूछा है ये जो x है भाई, ये y से कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। तो देखो आपको नज़र आ रहा है कि x y से 3 ज़्यादा है, तो आपको 3 का परसेंट निकालना है। तुलना y से करानी है, इसलिए आप y को नीचे रखोगे और परसेंट के लिए 100। तो बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 150% था ये अधिक। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है देखो, ये ज्योमेट्री से है, सर्कल से। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अगर अप्रोच अच्छी है तो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं। देखो कहता है एक सर्कल है और ओ इसका केंद्र है यानी सेंटर। दो जीवाएँ यानी दो कोड आपको खींचनी है और दोनों पैरेलल होनी चाहिए और सेंटर के दोनों ओर। तो एक कोड को देखो मैं ऐसे खींच लेता हूँ, एक को ऐसे। आप जैसे मर्जी नाम दे लो, ज़रूरी नहीं है कि छोटी कोड है तो हम उसको ए बी ही नाम दें, जो मर्जी नाम दे लो आप। अब ए बी जो है 20 है, सी डी 48 है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वो ये है, सेंटर से अगर आप खींचोगे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कोड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ए बी जैसे कि 20 है तो आप इसको लिखोगे 10 और 10। सी डी 48 है टोटल, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में आप बांटोगे 24 और 24। बल्कि आप यहाँ से दोनों के ये रेडियस और बना लो, और निकालना भी हमें रेडियस ही है, मतलब डायमीटर निकालना है, लेकिन रेडियस का वो डबल ही होते हैं। तो रेडियस निकाल कर डबल करके आंसर आ जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ गिवन है, ये जो दो जीवाएँ है ए बी और सी डी, तो इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि ये हमें गिवन है 34। अब 34 को कुछ बच्चे सोचते हैं कि 17 और 17 लिख लेते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इक्वल तब होता जब दोनों कोड्स की लंबाई भी इक्वल होती, लेकिन बिल्कुल आपके सामने दोनों कोड्स की लंबाई अलग अलग है, तो ये डिस्टेंसेस भी अलग अलग होंगे। ऊपर वाले डिस्टेंस को मैं ए मान लेता हूँ, नीचे वाले डिस्टेंस को बी, और ए और बी मिलाकर 34 बनाएंगे, ये आप समझ रहे हो। अब करना क्या है देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकता है आपने ज़रूर ट्रिपल एट्स को पढ़ा हो, जैसे 3 4 5, 8 15 17, 5 12 13। तो उन्हीं ट्रिपल एट्स का देखो यूज़ करके देखो, क्या पता उससे जल्दी काम हो जाए। डिटेल सॉल्व करने के बजाय यूज़ करना है हमें ट्रिपल एट्स को। उससे पहले देखो ये दोनों ट्रायंगल की साइड्स लिख लेते हैं। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसकी 3 साइड्स में से एक साइड तो है ए, दूसरी साइड देखो 10 है, और तीसरी साइड है रेडियस यानी आर। नीचे वाले ट्रायंगल की एक साइड बी नज़र आ रही है आपको, एक 24 नज़र आ रही है, और तीसरी आर। अब एक ट्रिपल एट होता है देखो, 5 12 13, आपको ज़रूर याद होगा। और अगर मैं इसी का ही कर लूँ डबल, तो आप बोलोगे 10
24 और 26। तो एक बार ना ये वाला ट्रिपलेट यहाँ सेट करके देखते हैं। जैसे ऊपर A10R 3 साइड्स है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस जो रेडियस का काम कर रही है उसको 26 ले लेते हैं। एक साइड 10, तो आप बोलोगे इधर A को लेना होगा 24। अब A और B देखो मिलाकर 34 है, तो 24 आपने A को ले लिया तो B को 10 लेना होगा। और अच्छी बात यह है कि 10 24 के साथ फिर से जो तीसरी साइड R है जो सेम होनी चाहिए थी वो बन रही है सेम 26। तो कुल मिला के ये ट्रिपलेट यहाँ सेटिस्फाई करता है और रेडियस आपको मिल रहा है 26 और डायमीटर जैसे कि रेडियस का डबल होता है, तो आंसर होगा 2 × 26 यानी कि 52। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखो फिर से ज्योमेट्री का है और बेसिक क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, कोई मुश्किल नहीं है, इस बार भी इजी आएंगे। ट्रायंगल ABC यहाँ बनाना है, बना लेते हैं इसको। और कहता है कि एंगल C 60 डिग्री है, मतलब ये पूरा एंगल जो है C ये 60 डिग्री है। अभी देखो डायग्राम छोटा सा बना है तो हम थोड़ा सा बाहर ही लिख लेते हैं इन एंगल्स को। ये पूरा 60 है, एंगल A पूरा 75 है और तीसरा जो एंगल B है ना, देखो ये आप खुद निकाल सकते हो। बेसिक प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल्स का सम 180 होते हैं। दो एंगल्स आपको 135 नज़र आ रही है, 180 में से आप माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 45। अब इससे आगे बढ़ना है। देखो कहता है AD जो है भाई वो परपेंडिकुलर है BC पर। तो ऐसे आप एक परपेंडिकुलर खींच लो AD। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 हो गए दोनों। और आगे बढ़ने से पहले ना कोशिश करो कि अगर आप कुछ और एंगल्स को भी फाइंड कर सको। जैसे ABD ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला एंगल 90 है, एक एंगल 45 है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल हम अलग से निकाल सकते हैं और ये 45 ही बनेगा क्योंकि 180 तीनों का सम बनाए रखना है। पूरा एंगल ये 75 था, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल 30 हो गया, 75 बनाए रखना है उसको। अब अगला फिर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर खींचना है B से और इसका नाम होगा BE। अब क्योंकि ये फिर से परपेंडिकुलर है तो फिर से सेम 90। और अब आप फिर से कोशिश करो कौन सा नया एंगल आप निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे BEC में, ट्रायंगल BEC में ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल देखो 60 है, तो तीसरा एंगल यानी कि ये आप बोलोगे ये 30 हो गया और ये पूरा 45 था B, तो ये वाला एंगल 15 हो गया। आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। हमें बताया गया है कि AD और B दोनों जो मिलते हैं ना उस पॉइंट का नाम है H, तो यहाँ H लिख लेते हैं। एंगल हमें निकालना है CHD, इसको देखो मिला लेते हैं यहाँ से CHD। ये वाला एंगल आपको निकालना है, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। CHD का मतलब ये एंगल। अब ये एंगल कैसे निकालना है देखो ध्यान से समझना। अगर जो मैं इसको भी मान लो आगे कंस्ट्रक्ट कर दूँ, मतलब पूरा ये परपेंडिकुलर बना दूँ, तो ये एंगल देखो फिर से 90 हो गया। अब मैं आपसे पूछूँ कि ट्रायंगल, इसका नाम लिख लेते हैं, कुछ M लिख लेते हैं। BMC में जो तीन एंगल्स है ये वाला देखो 90 है, ये 45 है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल भी 45 हुआ। और अब एक ही छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, देखो ये वाला, ये इस ट्रायंगल में अपने पास दो एंगल्स है, ये वाला 90, ये वाला 45 और तीसरा एंगल देखो यही वाला है CHD जो पूछा जा रहा है। और आंसर इस क्वेश्चन का आप समझ रहे हो, 180 में से 60 और 45 मिलाकर घटाओगे, सॉरी 90 और 45 मिलकर घटाओगे तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45 डिग्री। एक बार फिर से आप इसको देख लेना अगर कोई डाउट रह गया हो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 114 में। फिर से देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और डायग्राम इसका पहले बनाना है। देखो कहता है ट्रायंगल ABC में जो साइड AB और AC है उनको प्रोड्यूस करना है। बना लेते हैं इस ट्रायंगल को ABC। AB को और AC को इस तरीके से आप प्रोड्यूस कर लो।
और कहाँ तक प्रोड्यूस करना है वो भी उसने बताया। कहता है इसको P तक कर लेना और इसे Q तक। उसके बाद कहता है कि हमें बाइसेक्टर्स खींचने हैं, मतलब द्विभाजक। कौन कौन से एंगल के? एक तो है PBC यानी ये वाला एंगल, दूसरा है QCB यानी ये वाला एंगल। तो दोनों के जब बाइसेक्टर्स आप खींचोगे ना वो इस तरीके से मिल रहे होंगे, और जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हो उस पॉइंट का नाम हमें बताया जा रहा है O। और एंगल A हमें गिवन है 56 डिग्री, और पूछा जा रहा है एंगल BOC यानी ये वाला एंगल। अब ये बहुत कॉमन रिज़ल्ट है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। डायरेक्टली इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ये एंगल इक्वल्स टू होते हैं 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, और एंगल A यहाँ पर है 56। तो यानी कि 28 सिंपली आपको 90 में से माइनस करने हैं, और आंसर इस क्वेश्चन का आपको मिल रहा होगा 62 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 115 कह सकते हैं इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन, और स्मार्ट वर्क करने की तो यहाँ बिल्कुल ज़रूरत थी। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बताया जा रहा है एक सॉलिड क्यूब है, यानी एक घन है, और उसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा सा दे रखा है। कहता है इसको 8 क्यूब्स में, मतलब 8 बराबर क्यूब्स में बराबर घनों में बांटा जाता है। और फिर एक तो ये जो बड़े वाला था ओरिजिनल क्यूब, इसका सरफेस एरिया, और जो इससे हमने बनाए हैं टोटल 8 छोटे छोटे क्यूब, उन सब का टोटल सरफेस एरिया मिलाकर दोनों का पूछा जा रहा है रेशियो। देखो क्वेश्चन इजी है, बट थोड़ा सा टाइम उन बच्चों को लग सकता है जो इस डाटा का यूज़ करेंगे। हालांकि फाइनल आंसर रेशियो में है, और रेशियो में जब आंसर पूछा जाता है या परसेंटेज में जब आंसर पूछा जाता है तो आपको रियल डाटा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसा नंबर चलाओ जिसको 8 हिस्सों में बांट सको। ऐसा सबसे छोटा नंबर 8 हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इस क्यूब का, ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम 8 लेके चलना है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? आप बोलोगे सर A क्यूब। तो अगर A क्यूब 8 है, मतलब बड़े क्यूब का वॉल्यूम 8 है, तो उसकी साइड क्या होगी? एक साइड यानी एक एज, तो आप बोलोगे 2। उधर से दूसरा आपको क्या करना है, देखो ये जो बड़े वाला क्यूब था हमने इसको ना अब 8 हिस्सों में बांट लिया, 8 बराबर हिस्सों में। तो जो छोटा छोटा अब जो क्यूब होंगे, जो घन होंगे, तो हर क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, बिल्कुल होगा। और अगर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा तो उसकी साइड भी 1 होगी, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 होता है। और अब जो रिक्वायरमेंट है यहाँ उस पर काम करते हैं। एक तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है बड़े वाले क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a² होता है, और दोनों जगह हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ओरिजिनल के लिए 6 इंटू में a², a 2 है, तो 2 का स्क्वायर आप बोलोगे 4। इधर हमें छोटे छोटे 8 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 8 गुना में 1 का सरफेस एरिया लिख लो आप। और 1 का क्या होगा? 6a², a 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो सिंपली जब आप इसको देखो सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 1:2। और उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 116। देखो ये क्वेश्चन जो है सर्ड सिंडाइसिस से है, यानी घातांकनी से। और इसको देखो अगर आप लिखना चाहो तो बहुत सारे स्टेप्स में भी लिख के कर सकते हो, बट समझदारी ये है कि आप लिमिटेड स्टेप्स में इसको सॉल्व करो। अब जैसे देखो ये है, मैं डिस्कस पूरा करूँगा, बस लिखूँगा नहीं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, जैसे इसकी पावर -3/4 है, तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना, जैसे 4, तो आप कोशिश करो कि इस नंबर को भी आप सोचो कि ये किसी नंबर की पावर 4 होती है या नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल ये पावर होती है 3/2 की। 3/2 की पावर 4 अगर आप करते हो तो 81/16 मिल जाएगा। अब यही पावर मल्टीप्लाई होगी बाहर वाली पावर से, तो 4 से 4 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप बोलोगे ये 3/2 की पावर -3 बनी। और ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर जो इस पावर का साइन चेंज करना है तो उठा के इसका करना होता है रेसिप्रोकल। तो फाइनली आप इसको लिख पा रहे होंगे 2/3 की पावर 3। और पावर 3 का मतलब है कि मैं दोनों पे अलग अलग भी 3 पावर लगा सकता हूँ। दूसरी बात, अब ये जो ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको भी देखो हम समझते हुए करेंगे। 25/9 हमें सोचना है कि ये किस नंबर की पावर 2 है।
तो आप बोलोगे 5/3 की पावर 2 है, और वही 2 जब मल्टीप्लाई करेगा -3/2 को, तो 2 से 2 कैंसिल। तो या तो आप इसको 5/3 की पावर -3 लिखो, या फिर पलट कर 3/5 की पावर 3, और 3/5 की पावर 3 का मतलब आप दोनों पे 3 लगा सकते हो। अब ये लास्ट स्टेप है, देखो इसको भी समझना है। आप इसको लिखने में तो लिख सकते हो 2/5 की पावर 3, क्योंकि अगर साइन चेंज करना है तो सिंपली आपको रेसिप्रोकल करना है। लेकिन जब आप इसको लिखोगे 2/5 की पावर 3, मतलब दोनों तरफ 3 लिख लेते हैं, तो इधर देखो डिवाइड है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई अगर बनाना है तो फिर से रेसिप्रोकल करना होता है, और रेसिप्रोकल करते ही ना ये वापस 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बन जाएगा। अब सिंपली देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, और वो भी ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, फिर से ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, और अब की बारी है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपको पता है कि 4 साइड्स बनानी होती है। बना लो, जैसे मन करे वैसे 4 साइड्स बना लो, ऐसे बना लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब हमें यहाँ पर 2 एंगल गिवन है, एक तो एंगल C, कहता है ये 102 डिग्री है, और दूसरा जो एंगल D है ये 58 डिग्री है। इसके अलावा एंगल A और एंगल B जो बचे, तो इनके दोनों के खींचने हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को हाफ हाफ में बांटते हैं, ऐसी लाइन। दोनों के बाइसेक्टर्स मिलते हैं पॉइंट P पर, और एंगल भी हमसे यही पूछा है जो बाइसेक्टर पे बना है, मतलब एंगल APB। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का सम मिलाकर 360 डिग्री होता है। 4 में से 2 एंगल आपको नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो ये 160 बन रहे हैं, चारों का 360 होता है, तो आप बोलोगे एंगल A और एंगल B 200 डिग्री हो गया, 360 माइनस 160। और हमने देखो दोनों के बाइसेक्टर्स खींचे हैं, तो बाइसेक्टर ने क्या किया, हाफ हाफ कर दिया। तो अगर ये दोनों पूरे एंगल्स मिलाकर 200 थे, तो बाइसेक्टर के बाद इन दोनों का सम 100 हो गया, मतलब आपको इकट्ठे 2 एंगल्स का सम मिल गया, अगर हम ट्रायंगल APB की बात करें। और ट्रायंगल में जैसे कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और 2 का सम 100 है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री, और यही बस हमसे पूछा था, तो आंसर आपको मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं रमन ने किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा। हाँ, अगर वो 150 रुपये ज़्यादा में बेचता तो फिर उसका प्रॉफिट कुछ बढ़ता, और वो बता रखा है 14% हो जाता। तो आप कर ही सकते हो, देखो ये चीज़ आपको भी नज़र आ रही है कि परसेंटेज में प्रॉफिट बढ़ा 6%, तो रुपीज़ में भी प्रॉफिट बढ़ना तय था, और वो बढ़ा है 150, तो सीधा सीधा 6% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 150। अच्छा, ये 6% अगर मैं पूछूँ किसका, तो ये होगा कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लिया जाता है। अब उधर से देखो, अगर हम चाहें ना तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि ये 100% होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस का 6% आपको इतना गिवन है, और अगर पूरा कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% आप निकाल लो। सिंपली यूनिटरी मेथड है, 150/6 इंटू 100, और कैलकुलेशन भी आसान है। 6 इसको 25 बारी में काट रहे हैं, और यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया 2500। अब कहता है अगर इस सामान को 2650 में बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 2650, तो कहता है बताओ कितने % का प्रॉफिट होगा। अब अगर मैं पूछूं कि ये प्रॉफिट रुपीज़ में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2500 वाला सामान 2650 में गया, 150 का प्रॉफिट हो गया, और 150 का जो प्रॉफिट है वो उसको बनाना है परसेंटेज में। और कुछ बच्चे बनाएंगे भी इस तरीके से कि प्रॉफिट 150/CP 2500 इंटू 100, लेकिन इसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि 150 रुपये की ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है कि वो कॉस्ट प्राइस का 6% है, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते थे सीधा 6%।
क्वेश्चन नंबर 119 है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रिजल्ट अगर हमें इसका पता है तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, जहाँ पर a b c रियल वैल्यूज़ होती है। अगर जो किसी भी इक्वेशन में मान लो आप नोटिस करो कि भाई a b और c मिलकर 0 बना रहे हैं, तो जो दो वैल्यूज़ हमें x की मिलेगी तो वो आपको याद रखनी है। एक तो हमेशा मिलती है हमें 1, और दूसरा जो इसका रूट होगा यानी जो x की दूसरी वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी c/a से। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस फॉर्म में देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और a b c, अगर मान लो ये तीनों नंबर्स मिलकर 0 बना रहे हैं तो आपको याद रखना है ऐसी इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। एक रूट तो हमेशा 1 और दूसरा रूट हमेशा c/a। रूट का मतलब सिंपली जो दो वैल्यूज x की है हम यहाँ निकालेंगे। अब इसी का देखो यूज़ करना है आपको। और सबसे पहले आप ये देखो, ये पूरा a है, ये b है और ये c है, तो आप नोटिस करोगे कि a + b + c यहाँ 0 बना रहे हैं। देखो जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये -p से +p कैंसिल, -q से +q और ऐसे ही -r से r। तो a + b + c क्योंकि 0 बना रहे हैं। और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ क्या होगी, तो आप बोलोगे एक तो होगी 1 और दूसरी वैल्यू c/a। c का मतलब p - q है और a का मतलब q - r है। अगले स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा q - r = p - q। और अगर आप q को एक तरफ कर लेते हो, इधर लेकर आते हो, तो 2q = p + r हो जाएगा। और ये आपको देखो मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो इतना 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 है, 1:2:3 और टोटल सरफेस एरिया 1100 है, तो वॉल्यूम बताओ। अब देखो 1 2 3 को आप जो साइड्स मानोगे 1x 2x और 3x मान लो, मतलब एक साइड 1x, एक साइड 2x और एक 3x। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, ट्वाइस ऑफ, एक ब्रैकेट यहाँ से लेना है, एल बी देखो 2x² बन रहे हैं, प्लस बी एच 6x² बन रहे हैं, प्लस HL जो कि बन रहे हैं 3x²। और ये हमें गिवन है 1100 के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो पहले तो इस दो ने इसको काटा 550 बारी, और ये जो ब्रैकेट है ये 6 3 9 और 2 11x² बना रहे हैं। 11 ने इसको काटा पूरा 50 बारी में, और x की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो √50, जिसको आप लिख सकते हो 5√2। अब हमसे पूछा जा रहा है देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम अच्छे से हमें पता है L × B × H होते हैं। LBH आपके सामने है, 1x 2x 3x, इनको मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 6x3, और 6 में x³ आप इसको लिख सकते हो। जबकि x की वैल्यू 5√2 है, तो इसका क्यूब आप करोगे तो आपको मिलेगा 125, और उधर से 2√2 यानी 250√2, और 250√2 की गुना आप 6 में करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1500√2। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 121 LCM HCF से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहता है जो LCM है दो नंबर्स का वो 340 गुना है HCF का, और HCF हमें गिवन भी है देखो 26। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर HCF 26 है तो LCM भाई 26 गुना 340 होगा, क्योंकि वो 340 गुना था HCF का। और दो में से हमें एक नंबर भी गिवन है 442, दूसरा हमसे पूछा है। अब यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो में से एक नंबर 442 और दूसरा नंबर B मान लेते हैं, तो ये = होता है इन्हीं नंबर के HCF यानी 26 गुना LCM के, और LCM है देखो 26 गुना 340। बस यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको B की वैल्यू मिल जाएगी, और ये आप कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ये क्वेश्चन CI और SI दोनों का मिक्सचर है। स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं। देखो
इसने बोला कि भाई कोई पैसा है और वो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से CI पर 2 वर्षों में ना इतने रुपए हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये अमाउंट है, पैसा हो जाना बिकम्स का मतलब होता है अमाउंट, मतलब अमाउंट हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। यहाँ से देखो अगर हम चाहे तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और फिर उसी प्रिंसिपल पे देखो बोला है सेम सम, उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट से लेकिन पहले से दुगने वर्षों के लिए यानी 4 वर्षों के लिए हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छी अप्रोच देखो यहाँ पर क्या होगी कि प्रिंसिपल निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है और आप इसको ना देखो परसेंटेज से कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है जो परसेंटेज का और यूनिटरी मेथड का, उससे किया जा सकता है। पता बस आपको ये होना चाहिए कि 2 साल में मिलाकर हमने कितना % कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, तो वो हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 12 है तो एक्स भी 12, वाई भी 12, एक्स वाई का मतलब आप समझ रहे हो 144/100। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 12 और 12 24 और 1.44 यानी 25.44। अब 25.44% दिया है आपने 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो है फिगर ये अमाउंट है। अमाउंट बनता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़कर। प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 125.44, 100% प्रिंसिपल और बाकी का ब्याज। इसी की वैल्यू हमें गिवन है असल में 37632। अच्छा हमें निकालना क्या है वो भी एक बारी समझ लेते हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले वाली है 12%, लेकिन पहले से डबल टाइम यानी 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हमें सेम इंटरेस्ट देना होता है, मतलब हर साल 12 देना होगा, और 4 साल में मिलाकर अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे 48%। तो सिंपली आपको ना 48% की वैल्यू निकालनी है। अब अगर बात करें कैलकुलेशन की, अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से हटा दूँ तो आप बोलोगे यहाँ 2 ज़ीरो और आ गई, मतलब 12544% की ये वैल्यू है। और थोड़ा सा बस आपको फील करना है कि 12544 का नाम ये पूरा 3 गुना होता है पूरा, और 2 ज़ीरो और है, तो आप बोलोगे कि 1% की वैल्यू 300 मिल गई। और 48 की हमें निकालनी है तो 48 इंटू 300, यानी आंसर इस क्वेश्चन का होगा 14400। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, और बल्कि यही पेपर की भी अप्रोच होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन है 123। कहता है ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को, मतलब पूरा काम नहीं है ये बल्कि 4/5 भाग, तो उसे ना 20 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले आपको बताना है कि कंप्लीट काम को करने में ए को कितना टाइम लगेगा, और कंप्लीट काम का मतलब होता है 1। तो 1 काम करने में देखो 20, और ये 4/5 इधर आकर हो जाएगा 5/4, यानी आप बोलोगे 25 दिन लगेंगे। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ए जो है भाई पूरा काम कर सकता है 25 दिन में। अब और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो आगे तो काम स्टार्ट हो गया कि ए और बी ने फिर जो बचा हुआ काम था वो 3 दिन में किया है, मतलब पूरा काम जो कोई कर सकता है तो वो हमें पता है सिर्फ ए 25 दिनों में। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, टोटल वर्क को बिना 25 ही मान लेता हूँ कि ये टोटल वर्क है। और बल्कि अगर मैं एक ही क्षमता पूछूँ तो आप बोलोगे 25 काम 25 दिन में, तो यानी एक दिन में एक काम। और 4/5 काम ए ने देखो अकेले ही किया है। 4/5 काम का मतलब आप समझ रहे हो, 25 का 4/5 20, तो 20 काम ए ने करा होगा 20 दिनों में, क्योंकि एक दिन में एक काम करते हैं। अब उसके बाद कितना काम और बचा, आप बोलोगे 25 में से 20 हो चुका है, 5 और बचा। ये 5 काम देखो एक तो समझना है सिर्फ ए ने नहीं, ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, और कितने दिन में किया है, 3 दिन में। तो 5 काम अगर 3 दिन में होता है तो यहाँ से हमें पता चलेगा एक दिन का काम। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे तो ये 1 सहित 2/3 आ जाएगा, मतलब ए और बी दोनों की क्षमता मिलाकर 1 सहित 2/3 है, जिसमें से बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आ रहा है एक ही 1 है। तो इसका मतलब बी की क्षमता 2/3 हुई, और बी की जो क्षमता 2/3 है, बी से ही हमें इस काम का दुगना काम करवाना है।
तो 25 का दुगना काम आप समझ रहे हो, यानी 50 काम कराना है। और क्षमता बी की 2/3 है, तो 2/3 का 3 पलट कर ऊपर चले जाना है। और 2 ने 50 को 25 बार ही काटा, 25 गुना 3 यानी 75 दिन इस सवाल का होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 है, देखो एजिस का क्वेश्चन है, आप इसको रेशियो भी कह सकते हो। एक तो हमें 2 साल पहले का रेशियो दे रखा है, 2 साल पहले आज से ही चल लेते हैं, आज 2023 चल रहा है, तो यानी 2021 में हमें रेशियो बता रखा है ऋतु और उसकी डॉटर का। क्या रेशियो है कि 3 गुना एज थी ऋतु की अपनी डॉटर से, यानी 3 और 1। अब अगला जो रेशियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे 2 साल बाद। आप हिंदी में ही पढ़ सकते हो साथ साथ। 2 साल बाद का मतलब 2021 से नहीं चलना, बल्कि आज से ही 2 साल आगे चलना है। आज 2023 है और 2 साल बाद 2025। तो कहता है 2025 में ट्वाइस हर एज, मतलब ऋतु की एज का दुगना बराबर हो जाएगा डॉटर की एज के 5 गुना के, यानी 5D। और अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि भाई R और D का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 5 और 2 बनेगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। हाँ ठीक है, 5 और 2 ठीक था, 5 और 2 बनेगा। तो 2025 का रेशियो भी हमारे पास आ चुका है 5 और 2। अब पूछा इसने हमसे ये है कि वर्तमान में इन दोनों की एजिस का सम कितना होगा, दोनों की आयु का योग कितना होगा। बहुत सारे तरीके आपने पढ़े होंगे, जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और ये बेस्ट तरीका भी है। करना क्या होता है, देखो दो लोगों की एजिस का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा सेम होता है। अब अगर मैं रेशियो में भी उस डिफरेंस को देखूँ तो ऊपर इन दोनों की एज का डिफरेंस 2 बन रहे हैं, और नीचे इनकी डिफरेंस जो एज का डिफरेंस है वो 3 बन रहे हैं। जबकि ये सेम होना चाहिए, तो 2 और 3 को आप करोगे सेम। सेम कैसे करना है, तो दोनों को 6 बना सकते हैं। 6 बनाने के लिए ऊपर जो 2 का डिफरेंस था, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ऊपर वाले नंबर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे अंतर 3 था जिसको 6 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस रेशियो को बल्कि मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा टाइम तो वेस्ट होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाओगे। 2021 में अब जो ये रेशियो बना है ना ऋतु और इसकी डॉटर का, वो 9 और 3 बने हैं। और 2025 में जो इन दोनों का रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 10 और 4। और इस रेशियो को बैलेंस करने के बाद अब बड़े ध्यान से देखो, दोनों की एजिस एक एक साल से आपको बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन 2021 से 25 तक 4 साल होते हैं, और 4 साल में एज 4 से ही बढ़नी चाहिए। तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 4, और बस अब आप इनको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी एजेस आ जाएगी। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई 2021 में ऋतु और डॉटर दोनों की एजेस का सम कितना है, तो आप बोलोगे 36, और इधर हो गया ये 12, और 36 और 12 48 होते हैं। लेकिन बात हो रही है वर्तमान की, तो वर्तमान के लिए ना आपको 2 साल और भी बढ़ाने हैं, 2 साल ऋतु के लिए, 2 साल डॉटर के लिए। तो 48 में आप टोटल ना 4 जोड़ोगे, और दोनों का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 52 ईयर्स। तो ये इस सवाल का होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ आपको बता रखा है एक सॉलिड सिलेंडर यानी कि एक ठोस बेलन जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है, और आपको दूसरा गिवन है इसका डायमीटर। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 7, और इतनी बात से हम ना हाइट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर का मतलब 7 × 7 आर स्क्वायर, और एच निकालना है, और ये वॉल्यूम हमें गिवन है 2002। एक 7 से 7 आप यहाँ काट लो, और 11 से 2 टाइम्स में, और 11 1 ज़ा 11 बचा 9 और 0 8 ज़ा 88 और 2। फिर आप इसको 7 से काटोगे, 7 2 ज़ा 14, और 4 2 7 6 ज़ा, और 2 से काटोगे फाइनली 13। तो देखो हाइट जो है वो 13 आ गई। अब हमें यहाँ निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है
फार्मूला होता है 2πr इंटू में r+h या फिर h+r, जो मर्जी लिख लो। और 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह आपको जैसे पता है कि 7 था इसका हाफ, और जो ब्रैकेट में h+r है यानी 7 + 13 डेट इज़ 20। 7 से 7 कटा, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 और 1 0 880 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 जो है रेशियो से है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ बता रखा है कि कुछ पैसा है जो हमें ABCD में बांटना था 3486 में, इस रेशियो में, और बांटने के बाद पता चला कि जो C का भाग है वो B से 2820 ज़्यादा है। तो इसी बात को ना देखो आप रेशियो में चेक करो, यहाँ पर जो C का भाग है वो 4 है, मतलब सॉरी 8 है, और B का जो भाग है 4 है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ इन दोनों के शेयर्स का हिस्सा 4 आ रहा है, मतलब रेशियो में जो वैल्यू 4 है वही हमें एग्जैक्टली उसकी वैल्यू गिवन है 2820। दूसरा हमें निकालना क्या है, देखो कहते हैं A और D के दोनों के भागों का योग ज्ञात करें। तो A और D आपको नज़र आ रहा होगा 6 और 3 यानी 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2820 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये 1 की वैल्यू आएगी, इंटू 9 करते हो तो 9 की वैल्यू। तो अब इसको जब काटोगे देखो ये 7 बारी कटा और 0 5, 705 की मल्टीप्लाई 9 में करनी है, 700 की 9 में करते हो 6300 और 5 की 9 में करते हो 45, यानी 6345 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 फिर से मेंसुरेशन का है, और यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर, मतलब फिर से बेलन का क्वेश्चन है। एक तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है 2πRh होता है, और इसका अनुपात बताया जा रहा है टोटल सरफेस एरिया के साथ, जो कि 2πr इंटू में h+r होता है, और ये रेशियो हमें बताया गया है 2:3 यानी 2/3। अब आप चाहो तो देखो 2πr से 2πr कैंसिल आउट कर सकते हो, और 2 और 3 जो फाइनली रेशियो है वो h/h+r का है। अब h तो देखो आपको नज़र आ ही रहा है कि 2 है, और h+r 3 है, जिसमें h 2 है, तो आप बोलोगे r1 होगा। आपसे रेशियो देखो हाइट और रेडियस का नहीं बल्कि रेडियस और हाइट का पूछा जा रहा है, तो आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना, रेडियस और हाइट के लिए इसको इंटरचेंज करना होगा। आंसर रहेगा 1:2। क्वेश्चन नंबर भाई 128, देखो फैक्टर्स का ही क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से आपको समझना भी है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू पुट करने पे जो भी यहाँ रिजल्ट बना तो उसी नंबर का फैक्टर कौन सा ऑप्शन बना रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल भी देखो हमें करना आना चाहिए। अब x³ - 3x² + 3x, इसके बाद जो ये -2 है ना, तो मैं इसको -1 लिखने वाला हूँ, और वो इसलिए क्योंकि अब इतना ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बनेगा, तो आप समझ रहे हो x - 1 का होल क्यूब, बल्कि ये जो आगे 1 है इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। और अब यहाँ देखो एक छोटा सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a³ - b³। a³ - b³ के दो फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर a + b होता है, सॉरी a - b होता है, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है a² + b² + ab। तो एग्जैक्टली यही काम आपको यहाँ करना है। a - b का मतलब होगा x - 1, ये a है पूरा, माइनस b यानी -1। दूसरे फैक्टर के लिए पहले आपको करना है a², a का मतलब x - 1, x - 1 का होल स्क्वायर, और उधर से b का होल स्क्वायर यानी कि b का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ab का मतलब जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो x - 1 ही मिलेगा। अब बस फाइनल स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लेना, जैसे ये तो बन रहा है भाई x - 2, और दूसरा जो ब्रैकेट बन रहा है तो उसके लिए फिर से आपको देखो यहाँ एक बार स्क्वायर का फार्मूला लगाना होगा, जो कि होता है x² + 1 - 2x।
और आगे आप लिखते चलो 1 बचा प्लस x माइनस 1। ये थोड़ी जगह कम है लिखने की, तो आप समझते चलना। अब यहाँ से देखो, एक तो ये -1 से +1 काट दो, और -2x प्लस एक्स आप बोलोगे -x। तो एक फैक्टर तो x माइनस 2 है, लेकिन दूसरा फैक्टर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा यहाँ से सॉल्व करके, x², और उधर से -2x प्लस एक्स माइनस एक्स होता है +1, और ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। 129 में हमें सिंपली बता रखा है कि एक एंगल है, उस एंगल का एक बारी तो आपको देखो निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री, और एक बारी निकालना है सप्लीमेंट्री। मतलब एक बारी समपूरक कोण और एक बारी पूरक कोण। तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ पता होनी चाहिए, अगर जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर दो एंगल्स का सम मान लो 180 डिग्री है तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 50 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो अभी आपको बताया मैंने, सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 180 होते हैं, तो आप बोलोगे 180 में से ना 50 को माइनस करना होगा, यानी 50 का सप्लीमेंट्री हुआ 130। या फिर मैं पूछूँ कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, तो आप बोलोगे 90 में से 50 माइनस कर दो, यानी कि 40 डिग्री। अब यही काम देखो आपको यहाँ करना है। एंगल यहाँ पर नहीं बता रखा आपको, आप मान लो कोई एंगल x है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बोलोगे 180 में से इसको बस माइनस कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस एक्स। और बता हमें ये रखा है कि जो इसका सप्लीमेंट्री है वो 4 गुना है इसके कॉम्प्लीमेंट्री के, तो इक्वेशन बन गई। और अगले स्टेप में आप जब इसको सॉल्व करोगे, 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस 4x। तो इसको इधर ले आते हैं, ये बचा यहाँ पर आके 3x, और 180 को उधर ले जाते हैं यानी 180। तो x की वैल्यू आपको ना 60 डिग्री मिल जाएगी। तो यानी जिस एंगल की बात हो रही है वो 60 डिग्री है। अब ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130, और आसान भी है मेंसुरेशन का। आपको बताया जा रहा है कि एक तो यहाँ पर है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड्स जो है सभी साइड्स इक्वल होती है, और वो इक्वल टू है 2a के। दूसरा आपको बताया जा रहा है कि एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी लंबाई भी 2a है, और दोनों के ना एरियाज़ का रेशियो पूछा जा रहा है। तो अच्छे से आपको बताएं कि इक्विलेटरल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और साइड 2a है तो 2a का स्क्वायर होगा 4a²। अच्छा, स्क्वायर में भी देखो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, साइड स्क्वायर या फिर हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर, और डायगोनल 2a है जिसका स्क्वायर फिर से 4a² होगा। तो ये दोनों देखो कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से भी आप 2 काट सकते हो, और ये 2 उधर आप ले जाओगे तो इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा √3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है भाई ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बाकी आप एक बार इनको फिर से ज़रूर करके देखना, और मिलते हैं इसके बाद नए पेपर के साथ। जब तक आप अच्छे से अपना प्रिपेयर करो। ओके।